Welcome to Ignuwala. This assignment is developed by Ignuwala in association with Neeraj Publications, publishing the largest range chapter-wise reference books, including many solved sample question paper for various IGNU courses. Now let's start studying the assignment for subject code BPSC 143, भारत में राज्य की राजनीति। सत्री कार्य एक जिसका उत्तर 500 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है, वस्तु और सेवा पर यानी जीएसटी के संदर्भ में केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों में हाल में हुए परिवर्तन की चर्चा कीजिए। तो भारत के संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 268 से 293 के बीच में जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें राज्य और केंद्र से संबंधित वित्तीय मामले हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 275 के अनुसार संसद किसी भी राज्य के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए अधिकृत है और अनुच्छेद 282 के अनुसार संघ या किसी राज्य किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार का अनुदान कर सकते हैं। जीएसटी एक क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है जिसको 2016 में लाया गया था और 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। लोकसभा द्वारा 6 अगस्त 2016 को ये पारित हुआ था। तो इसमें क्या था, 2017 को लोकसभा में वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित 4 विधेयक विचारार्थ एवं पारित करने हेतु पेश किए गए थे, जैसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, संघ शासित प्रदेश एवं वस्तु एवं सेवा कर विधेयक और जीएसटी यानी राज्य की क्षतिपूर्ति विधेयक 2017। जीएसटी जब आया तो 2000 उसको एक जीएसटी परिषद बनाई गई, तो अनुच्छेद 279A जोड़कर जीएसटी परिषद बनाई गई। अब इसमें क्या है कि वर्तमान में विशेष रूप से केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के क्षेत्र में माल एवं सेवा परिषद का प्रमुख स्थान है। तो इसमें क्या है कि कुछ विशेषताएं हैं इसकी। पहली क्या है, माल और सेवा कर माल के विनिर्माण अथवा माल की बिक्री या सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्तमान संकल्पना के बजाय माल अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है। माल और सेवा की उत्पत्ति आधारित कराधान वर्तमान सिद्धांत ब्याज गंतव्य आधारित कराधान के सिद्धांत पर आधारित है। फिर यह केंद्र और राज्य के एक समान आधार पर एक साथ लगाया जाने वाला दोहरा माल और सेवा कर है। माल अथवा सेवाओं की अंतर्जातीय आपूर्ति यानी भंडारण अंतरण सहित पर एकीकृत माल और सेवा कर लगाया जाता है। फिर माल और सेवाओं की आयात को अंतर्जातीय आपूर्ति माना जाएगा और यह लागू सीमा शुल्क के अलावा एकीकृत माल और सेवा कर के अधीन होगा। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। केंद्रीय माल और सेवा कर, राज्य माल और सेवा कर एकीकृत माल सेवा केंद्र और राज्यों द्वारा आपस में सहमत दरों के आधार पर वसूल किए जाएंगे। फिर क्या है, मानव खपत हेतु शराब के अलावा सभी माल और सेवाओं पर माल और सेवा कर लागू है। तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पाद माल और सेवा कर के अधीन है। फिर निर्यात पर माल और सेवा कर नहीं लगेगा, अतः जिन वस्तुओं अथवा सेवाओं का निर्यात किया जाता है उन पर क्या लगेगा, इनपुट कर अथवा तैयार उत्पाद पर कर नहीं लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में विकासात्मक प्रतिमानों पर विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आप किसी भी राज्य को कैसे मानेंगे कि ये इसका विकास हुआ है, जब वहाँ की जैसे शैक्षणिक संस्थाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, गरीबी कैसी है, बेरोजगारी कैसी है, आर्थिक समाज कैसा है, कैसी नीतियां लागू हैं, तो इन सबको देखते हुए हम एक ढांचा तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आता है पंजाब मॉडल। पंजाब में विकास कैसे हुआ? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सब आपको पता है कैसे कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो पंजाब के विकास में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। तो पंजाब इन सबको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 1960 के दशक में भारत में खाद्यान्न आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? वो पंजाब था। उस समय खाद्य संकट चीन के साथ युद्ध और मानसून विषमता के कारण अधिक बढ़ गया था, इसलिए भारत में हरित क्रांति द्वारा खाद्य उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बना। उस समय पंजाब ने बहुत सहयोग किया। तो भारत में कृषि जो है, कृषि विकास मॉडल स्वतंत्र भारत का सबसे सफल मॉडल रहा है। अब अगला राज्य आता है केरल मॉडल। तो जैसे आपको पता है कि केरल में शिक्षा का बहुत महत्व है, तो केरल मॉडल को मानव विकास विशेषकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर जोर
देने के रूप में माना जाता है। केरल में कई वर्षों तक उच्च मानव विकास सूचकांक बना रहा है। केरल के विकास को 1975 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में रोल मॉडल बताया गया है। तो केरल में बहुत सारी नीतियों को एक साथ नीतियों को लागू करने के साथ केरल में औद्योगिक विकास में विदेश निवेश आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि केरल से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो विदेश जाते हैं। तो विदेश यानी FDI, बाहर का पैसा भारत में आता है। ठीक, तो अब क्या आता है गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल का औद्योगिकरण और बाजार उन्मुख सुधारों की सफलता का श्रेय माना जाता है। गुजरात को इन शताब्दी के प्रथम 2 दशकों तक भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है। तो गुजरात में क्या हो गया विकास का कारण? औद्योगिक और बाजार उन्मुख सुधार। तो अब आया तमिलनाडु मॉडल। तो तमिलनाडु में क्या हुआ कि जब आज़ाद हुआ तो 1980 के समय तक शासन के लिए तमिलनाडु में विकास एक चुनौती होती, क्योंकि यहाँ पर जनजातीय आंदोलन बहुत सारे चल रहे थे। फिर क्या हुआ, यहाँ पे 2 पहलू हुए यहाँ पे विकास के। एक तो सबसे पहला क्या, यहाँ पर सेवा क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया गया, और दूसरी राज्य की कल्याणकारी कार्यक्रमों पे, मतलब जैसे कि लड़कियों को पढ़ाना, उसके लिए निवेश करना, बहुत सारी योजनाएं बनाना, जैसे योजनाएं जैसे टेलीविज़न, साइकिल आदि देना। कई जगहों से इन योजनाओं की बहुत सारे लोग इनको बोलते हैं खराब हुए, लेकिन मतलब उनका था कि कैसे किसी को पैसे देके, किसी को सामान देके उनको आगे बढ़ाया जाए। फिर आते हैं अन्य विकास मॉडल। क्या आते हैं 1980 के दशक में भारत में विकास एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौती था। इस समय नेताओं, सरकारों तथा राजनीतिक दलों में FDI को आकर्षित करने तथा कल्याणकारी और लोक लुभावन योजनाओं को क्रियान्वित करने की होड़ शुरू हो गई। इसके अलावा केंद्र से अनुदान प्राप्त करने के लिए भारतीय कॉरपोरेट समूह से निजी क्षेत्र में निवेश करने की भी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। तो बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार, ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल, मायावती, मुलायम सिंह व योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 1990 के दशक के विकास एजेंडे को लागू किया गया। इसका मुख्य ध्यान बुनियादी ढांचे के विकास और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर केंद्रित। अब द्वितीय सत्रीय कार्य का पहला प्रश्न है, भारत में राज्य की राजनीति का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। तो बहुत सारे राजनीति वैज्ञानिकों ने इसके अध्ययन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए। तो इसमें से जो अन्य विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है, इनमें से कुछ पहलू जो है वो मुख्य है, जैसे राजनीतिक दल के अंदर मतभेद कैसा है, जाति, धर्म, भाषा, नेतृत्व, चुनाव, दबाव, समूह, ये सब बहुत सारे पहलू शामिल होते हैं। तो जैसे एक उदाहरण है कि जिन्होंने इस दृष्टिकोण में पॉल बॉस और रिचर्ड वियसन ने क्रमशः उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इन पहलुओं को लेकर एक रिसर्च की थी। फिर रजनी कोठारी एक नाम आता है, जिन्होंने राजनीतिक दलों तथा चुनावों को अध्ययन करते समय यह तथ्य सामने रखा कि राजनीति और जाति के मध्य संपर्क 2 तरफा प्रक्रिया है। ठीक है, तो फिर व्यवस्थित दृष्टिकोण कई आधारों पर आलोचना भी। इसमें सबसे बड़े आलोचक मार्क्सवादी विद्वान थे। उनके अनुसार व्यवस्थित दृष्टिकोण राजनीति में वर्ग की भूमिका की अवहेलना करता है। अब क्या है शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ये क्या कहते हैं, मतलब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उल्लेखित मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार इसकी कैसे अध्ययन करते हैं, राजनीति की तुलना में अर्थव्यवस्था की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। अर्थात अर्थव्यवस्था आधारशिला और राजनीतिक अधिसंरचना होती है। मार्क्स और एंजल्स द्वारा 18वीं ब्रूमेर ऑफ लुई बोनपोर्ट में इस धारणा का संशोधन किया गया, जिसके अनुसार आधार अधिसंरचना को निर्धारित करता है, किंतु अतिनिरोधक के रूप में नहीं, बल्कि अधिसंरचना की सापेक्ष स्वायत्तता होती है। फिर नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या होता है, इनके अंतर्गत गैर आर्थिक कारक जैसे संस्कृति, राजनीति के विश्लेषण की चेतना तथा अन्य मुद्दों पर बल दिया जाता है। फिर उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण क्या होता है, इसमें क्या होता है कि भारत में भूमंडलीकरण यानी लोकतंत्रीकरण, विकेंद्रीकरण तथा जाति आधारित पहचान, धर्म तथा नए सामाजिक आंदोलनों के कारण हुए बहुत सारे परिवर्तन इसका एक दृष्टिकोण मानते हैं। अगला प्रश्न है, उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन के कारणों की जांच कीजिए।
तो भारत में क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन से संबंधित बहुत सी किताबें और लेख है, जिसमें से कुछ कारण निकल कर आते हैं। जैसे आर्थिक कारण, तो क्या है कि कुछ क्षेत्र ऐसा मानते हैं कि जैसे उनको आर्थिक मदद इतनी नहीं मिल रही है, तो एक हो गया ये आर्थिक कारण। फिर दूसरा है राजनीतिक कारण। इनके समर्थकों का मानना है कि उनके क्षेत्रों के लोगों को महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। ठीक है। फिर तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, और चौथा है प्रशासनिक चुनौतियां। इनकी एक शिकायत यह भी रहती है कि बड़े क्षेत्रों या बड़े राज्यों के प्रशासन का ध्यान उनके क्षेत्रों पर बिल्कुल नहीं जाता, जैसे विशेषकर मुख्यमंत्री, नेता, प्रशासनिक अधिकारी उनके क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं पर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस प्रणाली के पतन का विश्लेषण कीजिए। तो कांग्रेस व्यवस्था के पतन के कुछ मुख्य कारण है, जैसे कि आर्थिक संकट, फिर देश में सूखा, खेती में जो मानसून में असफलता थी, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी भंडार में कमी, ठीक है, औद्योगिक उत्पाद और निर्यात में असंतुलन, साथ ही जो था कि सैन्य खर्चों में भी बहुत बढ़ोतरी हुई। तो कांग्रेस के और एक क्या था, कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने समझ लिया कि उनके वोट बढ़ जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तारूढ़ है। जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के आधार पर परस्पर भिन्न एकजुट हुए तथा उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया तथा उन राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया। तो एक कांग्रेस एक नेशनल पार्टी थी, तो बहुत सारे जैसे क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ आई और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक पूरा मोर्चा खोल दिया। तो ये एक कांग्रेस का मेन पतन का कारण था। तो जोया हसन ने यह दलील दी कि कांग्रेस के पतन में के जटिल कारण है, लेकिन प्रमुख कारण था राजनीतिक आधार अपने गठबंधन या पार्टी को बनाए रखने या बरकरार रखने का। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी रूपरेखा क्या है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण व्यवस्थित दृष्टिकोण से भिन्न राजनीति को विकसित देशों के साम्राज्यवादी संबंधों के साथ जोड़कर देखता है। ठीक है। विकासशील देशों की राजनीति पर साम्राज्यवाद का प्रभाव होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा साम्राज्यवाद इन देशों की राजनीति को नियंत्रित करता है, ऐसा मार्क्सवादी रूपरेखा कहती है। तो इन मतभेदों के परिणाम स्वरूप मार्क्सवादी संरचना दृष्टिकोण को दो भागों में बांटती है, जैसे शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण तथा नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या है। तो 1960 के दशक में सिखों के लिए एक पृथक राज्य की मांग की। तो संत फतेह सिंह की अध्यक्षता में भारत में पंजाबी सूबा बनाने की मांग को लेकर काफी आंदोलन हुए। इसके लिए उन्होंने आमरण अनशन भी शुरू किया। केंद्र सरकार ने इसकी मांग को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन किंतु से किससे संतुष्ट नहीं हुए। फिर क्या हुआ, अकाली दल ने 1968 में बाटला सम्मेलन में राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए प्रस्ताव पारित किया। तो 1973 में अकाली दल ने फिर से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें आर्थिक राजनीतिक दोनों मांगे शामिल थी। इस प्रस्ताव को आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। आखिरी प्रश्न है, बोडो आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी। तो बोडो सबसे पहले जो उन्होंने 1960 के दशक में शुरू किया, तो उन्होंने सांस्कृतिक एवं भाषाई पहचान के लिए आंदोलन शुरू किया। फिर उन्होंने एक अलग राज्य बनाने की मांग की। फिर उन्होंने क्या किया कि बोडो जनजाति का मानना था कि उनकी एक अलग सांस्कृतिक पहचान है, तो उनकी अलग मतलब उन्हें एक अलग बोडोलैंड राज्य के निर्माण की मांग की, जिसमें उन्होंने ज्यादातर आबादी बोडो बोडो जनजाति की हो, जिसके कुछ पश्चात उन्होंने बोडोलैंड की मांग को छोड़कर अपना ध्यान अन्य संस्थानों की ओर किया, जैसे कि जिला स्वायत्त परिषद। उन्होंने असम के अंदर ही स्वायत्तता का लाभ मिल सके। इस संदर्भ में बोडो जनजाति के नेतृत्व में भारत सरकार और असम सरकार के मध्य समय समय पर हस्ताक्षर भी पास होते गए। इस असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व असाइनमेंट को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignoovala.com। अब आप नीरज पब्लिकेशन की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक विद सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर पर पा सकते हैं अप टू 50 + 15% डिस्काउंट की ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट www.neerajbooks.com today. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you wanna see next. Thanks for watching.